बाजार के बीचों बीच स्थित रामलीला मैदान में दोस्तों के साथ रामलीला देख रहे मोहन ने कहा, भाइयों, मैं तो अब जा रहा हूँ। मैं ट्यूबवेल चलाकर आया हूँ। मेरा खेत भर गया होगा, इसलिए ट्यूबवेल बंद करना होगा, वरना बगल वाले खेत में पानी चला गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर और रुक ना यार, रामलीला खत्म होने वाली है। हम सब साथ चलेंगे। तुम्हें तुम्हारे खेतों पर छोड़कर हम सब गांव चले जाएंगे। मोहन के बगल में बैठे उसके दोस्त किशन ने उसे रोकने के लिए कहा। मोहन की जमीन सड़क से दूर थी जिस पर वो खेती करता था। सिंचाई के लिए उसने अपना ट्यूबवेल भी लगवा रखा था। बगल वाले खेत में पानी चला जाता तो उसका काफी नुकसान हो जाता, इसलिए वह किशन के रोकने पर भी नहीं रुका। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में डंडा लेकर वह रामलीला से खेतों की ओर चल पड़ा। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सरपत खड़े थे, जिनमें झींगुर अपनी पूरी ताकत से अपना राग अलाप रहे थे। कोई अगर पीछे से सिर में टपली मारकर चला जाए तब भी पहचान में ना आए। उस समय इतना घुप तरह का अंधेरा था। उस सुनसान रास्ते पर मोहन अपनी धुन में चला जा रहा था। मुख्य रास्ते से जैसे ही वो अपने खेत के रास्ते की ओर मुड़ा, अंधेरे में भी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक उठा। मोहन को लगा कि रास्ते में कोई जानवर लेटा है। उसने हाथ में ली लकड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ में ली टॉर्च जलाई तो उसने जो दृश्य देखा उसके छक्के छूट गए। उसे देखते ही वह वापस रामलीला मैदान की ओर भागा। जितने समय में वो खेत के रास्ते तक पहुंचा था, उसके 1/4 समय में ही वो रामलीला देख रहे दोस्तों के पास पहुंच गया। लेकिन तब तक रामलीला खत्म हो चुकी थी। पर अभी उसके दोस्त किशन और सचिन रामलीला मैदान में ही बैठे थे। मोहन को इस तरह भागकर आते देख दोनों हैरानी से उठ खड़े हुए। सचिन ने पूछा, क्या हुआ मोहन, तू इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया? तू तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। डरने की ही बात है, डरे हुए मोहन ने हाँफते हुए कहा। जल्दी चलो, मेरे खेत वाले रास्ते में एक औरत की लाश पड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसके आसपास सियार घूम रहे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू ये क्या बक रहा है? किसकी लाश हो सकती है? किशन ने हैरानी जताते हुए कहा। किशन भाई, मुझे क्या पता वो किसकी लाश है, हाँफते हुए मोहन ने कहा। सचिन ने जल्दी से अपनी बुलेट स्टार्ट की। दोनों दोस्त पीछे बैठ लिए। मोहन के खेत के रास्ते पर जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंचते ही मोहन ने चिल्लाकर बुलेट रुकवाते हुए कहा, रुको रुको, यहीं वो लाश पड़ी है। जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंचकर मोहन ने टॉर्च जलाई तो वहां लाश नहीं थी, लाश गायब थी। लाश ना देखकर मोहन हतप्रभ रह गया। हैरान होते हुए उसने कहा, अरे यहीं तो लाश पड़ी थी, इतनी देर में कहाँ चली गई? अरे यार मोहन, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, पर तुम तो बहुत डरपोक निकले। पता नहीं क्या देख लिया कि तुम्हें लगा लाश पड़ी है। लगता है जागते में सपना देख लिया है। यहाँ कहाँ लाश है? सचिन ने कहा। सचिन की बात खत्म होते ही किशन ने कहा, भले आदमी, तुम्हें वहम हुआ है। यहाँ कहाँ लाश है? लाश होती तो इतनी देर में कहाँ चली जाती? सियार तो उठाकर ले नहीं जा सकता। घसीटने का भी यहाँ कोई निशान नहीं है। मोहन सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर अब उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वह दोस्तों को विश्वास दिला देता कि उसने जो देखा था वह सच था। थोड़ी देर बातचीत करके सभी अपने अपने घर चले गए। मोहन ट्यूबवेल पर पड़ी चारपाई पर लेट गया। रात का चौथा पहर हो चुका था। मोहन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने उस लाश का दृश्य आ जा रहा था। इसी बीच कब मोहन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे गांव के नुक्कड़ पर स्थित चाय की दुकान पर सचिन और किशन रात की बात याद करके मोहन की हंसी उड़ाने लगे। उसी बीच पता चला कि गांव के सहदेव काका के यहाँ कुछ हुआ है। तमाम लोग इकट्ठा हैं। सचिन और किशन सहदेव काका के घर पहुंच गए। गांव के तमाम लोग
काका के घर के सामने इकट्ठा थे। उनके बीच सहदेव काका मुंह लटकाए सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। पहुंचते ही सचिन ने सीधे पूछा, क्या हुआ काका, इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? अरे, हमारे मनोज की बहू रात को रामलीला देखने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, सहदेव काका ने बताया। सचिन सोच में पड़ गया। उसे तुरंत पिछली रात की बात याद आ गई। उसके मन में सीधा सवाल उठा कि कहीं मोहन की बात सच तो नहीं थी। थोड़ी ही देर में ये खबर एक दूसरे के मुंह से होते हुए पूरे कस्बे में फैल गई। काका से मामला जानकर सचिन और किशन सीधे मोहन के खेत पर पहुंचे। मोहन अभी भी खेत पर ही था। उसके पास पहुंचकर किशन ने कहा, यार मोहन, रात वाली बात पर अब मुझे विश्वास हो रहा है। तू जो कह रहा था लगता है वो सच था। मुझे लगता है रात को किसी ने सहदेव काका की विधवा बहू लक्ष्मी की इज्जत लूटकर उसे मार डाला है। एक काम करते हैं, चलो यह बात सहदेव काका को बताते हैं, किशन ने कहा। मोहन ने किशन की हाँ में हाँ मिलाई तो सचिन ने उन सब को चेताते हुए कहा, भाई देख लेना मोहन, कहीं यह बवाल अपने माथे ही ना पड़ जाए। काका बहुत काइया आदमी हैं, बिना कुछ समझे बूझे कहीं हम लोगों के सिर ही ये आरोप ना मढ़ दे। नहीं यार सचिन, हम लोगों के अलावा और कोई ये बात जानता भी तो नहीं है, इसलिए यह बात हमें काका को जरूर बतानी चाहिए। मोहन ने दृढ़ता के साथ अपना निर्णय दोस्तों को सुना दिया। वहां से सभी सीधे काका के घर पहुंचे। उस समय सहदेव काका घर में अकेले ही थे। तभी मोहन ने रामलीला देखकर लौटते समय अपने खेत वाले रास्ते में जो लाश देखी थी पूरी बात काका को बता दी। मोहन की बात सुनकर काका के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनका शरीर ढीला पड़ गया। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी। काका को इस तरह परेशान देखकर उसे आश्वस्त करके सलाह देते हुए मोहन ने कहा, काका मेरी मानो तो अभी थाने जाकर रात की पूरी बात बताकर लक्ष्मी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दो। मोहन और उसके दोस्तों के सामने ही काका ने तुरंत कपड़े बदले और गांव के प्रधान को साथ लेकर सीधे थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी को पूरी बात बताकर उसने अपनी बहू लक्ष्मी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब थाना प्रभारी ने उससे पूछा कि उसे किसी पर शक है तो उन्होंने कहा, जी साहब, किस पर शक है? थाना प्रभारी ने पूछा। मुझे अपने ही गांव के मोहन शर्मा पर शक है। काका ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मोहन का नाम ले लिया था। काका के मुंह से मोहन का नाम सुनकर उसके साथ आया ग्राम प्रधान अवाक रह गया, पर वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वह जानता था कि इस समय थाना प्रभारी के सामने उसका कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। थाने के बाहर आते ही ग्राम प्रधान ने मोहन का बचाव करते हुए कहा, क्यों सहदेव, तुमने मोहन का नाम क्यों लिया? वह लड़का तो इस तरह का नहीं है। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं पागल थोड़े ही हूँ जो किसी को गलत फंसा दूंगा। मनोज के मरने के बाद लक्ष्मी जब से विधवा हुई है, जब देखो तब मोहन उससे मिलने आता रहता था। उसके हिस्से की खेती को जुतवाता था। कहीं बाहर जाना होता तो उसे साथ लेकर जाता था, पर बहू बेचारी भोली भाली थी, आखिर उसके जाल में फंस ही गई। मोहन ने उसके साथ मनमानी करके कांटा निकाल फेंका। अब वह लाश देखने का नाटक कर रहा है। काका ने मोहन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान से कहा। रात 9 बजे मोहन के घर पुलिस पहुंची। पुलिस जीप के रुकते ही आसपास के लोग उत्सुकता से देखने लगे। एक पुलिस वाले ने जीप से उतरकर मोहन को दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई, मोहन, ओ मोहन। पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर मोहन बाहर आया। पुलिस वाले को देखकर बोला, क्या बात है साहब, चलो जीप में बैठो। पुलिस वाले ने रौब से कहा। डरा सहमा मोहन चुपचाप जीप में बैठ गया। जीप वापस थाने के लिए चल पड़ी। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि मोहन को पुलिस थाने ले गई है। मोहन और काका का बेटा मनोज पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बिना घड़ी भर नहीं रह सकते थे।
मनोज की शादी को साल भर ही हुआ था कि एक दिन वह खेत में घास काट रहा था, तभी उसे जहरीले सांप ने काट लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। एक अच्छा दोस्त होने की वजह से मनोज के मरने के बाद मोहन उसकी पत्नी लक्ष्मी की घर या खेतों के काम में मदद करने लगा। मोहन अकेला ही था। उसकी पत्नी किसी बात से नाराज होकर उसे पहले ही छोड़कर मायके चली गई थी। लक्ष्मी और मोहन की निकटता देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे। लक्ष्मी के ससुर सहदेव काका को मोहन का लक्ष्मी के पास आना जाना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए गांव वालों को यह मानने में जरा भी देर नहीं लगी कि लक्ष्मी की हत्या के पीछे मोहन का हाथ हो सकता है। इसलिए काका ने मोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार करा दिया था। थाने लाकर मोहन से पूछताछ शुरू हुई। अगले दिन पुलिस ने मोहन को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। मोहन ने जहां लाश देखी थी, पुलिस मोहन को ले जाकर लगातार 3 दिनों तक लाश ढूंढती रही। पुलिस ने आसपास का एक एक कोना छान मारा, पर लाश का कुछ भी पता नहीं चला। चौथे दिन बगल के गांव के प्रधान ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि गांव के बाहर स्थित एक कुएं में किसी औरत की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत उस कुएं पर पहुंची और गांव वालों की मदद से लाश बाहर निकलवाई गई। लाश अब तक काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी। उससे बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि लाश का सिर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। इस कारण उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। चूँकि 4 दिन पहले ही लक्ष्मी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसलिए पुलिस को पूरा विश्वास था कि यह लाश उसी की होगी। इसलिए पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए सहदेव काका को बुलवा लिया। लाश देखते ही काका सिसक सिसक कर रोने लगे। रोते हुए बोल रहे थे, बहू, तुमने भी मनोज की राह पकड़ ली, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। थाना प्रभारी ने जोर से रो रहे सहदेव जी को सांत्वना दी। काका, धीरज रखो, अपराधी हमारे कब्जे में है, हम आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। साहब, उस राक्षस को छोड़ना मत, उसने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, रोते हुए सहदेव ने कहा। गांव वाले सहदेव को संभाल कर वापस ले आए। 8 दिनों का रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने मोहन को दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मोहन ने लक्ष्मी के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था। उसके दोस्तों ने उसकी जमानत के लिए काफ़ी प्रयास किया, पर उस पर दुष्कर्म के साथ साथ हत्या का भी आरोप था, इसलिए निचली अदालत से उसकी जमानत नहीं हो सकी। 3 महीने में ही मोहन को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। मोहन के अपराध स्वीकार करने के बाद उसकी गांव में थू थू हो रही थी। लोगों का कहना था कि देखने में वह कितना भोला और भला आदमी लगता था, पर निकला कितना नालायक। भाई जैसे दोस्त की पत्नी की इज्जत लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी को लगता है पहले ही पता चल गया था कि यह आदमी ठीक नहीं है, इसीलिए वह छोड़कर चली गई। गांव में लगभग रोज ही इस बात की चर्चा होती थी, पर किशन, सचिन और उसके अन्य दोस्तों के गले यह बात नहीं उतर रही थी। पर मोहन ने थाने में ही नहीं, अदालत में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए सचिन के मन में थोड़ा शक जरूर हो रहा था। सचिन किशन से बोला, यार बुरा ही सही, पर मोहन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्ती की खातिर बस एक बार हम चलकर उससे मिल लेते हैं। अगले ही दिन दोनों दोस्त मोहन से मिलने के लिए जेल जा पहुँचे। जेल में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी कर दोनों मोहन से मिलने जेल के अंदर पहुँचे। अपने जिगरी दोस्त की हालत देखकर किशन और सचिन की आंखों में आंसू आ गए। दाहिने हाथ की हथेली से आंसू साफ करते हुए भर्राई आवाज में किशन ने कहा, यह सब क्या है मोहन? भाई किशन, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये कहते कहते मोहन फफक कर रो पड़ा।
जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर थाने और अदालत में यह क्यों कहा कि लक्ष्मी के साथ तूने ही दुष्कर्म करके उसकी हत्या की है? सचिन ने प्रश्न किया। पुलिस ने मुझे मार मार कर कहलवाया है कि मैंने यह अपराध किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे सारे दोस्तों को पकड़कर जेल भिजवा देगा। मजबूरन मुझे वो सब कहना पड़ा जो पुलिस ने कहा, क्योंकि मैं तो फंसा ही था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त भी फंसे। तुम ही बताओ कि ऐसे में मैं क्या करता? पुलिस की बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मोहन कुछ और कहता उससे पहले जेल के सिपाही ने आकर कहा, चलिए भाई, आप लोगों का मिलने का समय खत्म हो चुका है। दोस्त, तू धीरज रख। अगर तूने यह अपराध नहीं किया है तो मैं असलियत का पता लगा कर ही रहूँगा, चलते चलते किशन ने कहा। मोहन दोनों मित्रों को तब तक ताकता रहा जब तक वे दोनों आंखों से ओझल नहीं हो गए। गांव में मोहन के निर्दोष होने की बात करने का अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए दोनों दोस्त मोहन के निर्दोष होने के सबूत बड़ी ही गोपनीयता से खोजने शुरू कर दिए, पर कोई कड़ी हाथ नहीं लग रही थी। इसी तरह धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत गया। दूसरी ओर काका ने बेटे और पुत्रवधू की मौत के बाद गांव वालों से कहा था कि अब उसका गांव में है ही कौन, इसलिए वह दुकानें, मकान और जमीन बेचकर हरिद्वार जाकर किसी आश्रम को सारा पैसा दान कर देगा और वहीं जब तक जीवित रहेगा भगवान के भजन करेगा। गांव में ऐसे तमाम लोग थे जो इस तरह के मौके की तलाश में रहते थे, इसलिए सहदेव काका की दुकानें, मकान और ज़मीनें अच्छे दामों में बिक गई। करोड़ों रुपए बैंक में जमा कर सहदेव एक दिन हरिद्वार जाने की बात कहकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी किशन और सचिन अपने दोस्त मोहन को निर्दोष साबित करने का सबूत नहीं खोज सके। धीरे धीरे पूरे 1 साल का समय बीत गया। बरसात खत्म होते ही खेती के सारे काम निपटाकर किशन के बड़े भाई अतुल जी अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिलों से चित्रकूट दर्शन के लिए निकले। रात होने तक ये सभी राजापुर पहुँचे। आराम करने के लिए ये लोग एक गांव के पंचायत घर में रुके। गांव वालों ने पंचायत घर में एक कमरा अतिथियों के लिए बनवा रखा था, क्योंकि चित्रकूट जाने वाले अधिकतर तीर्थयात्री अक्सर उस गांव में रात में आराम करने के लिए ठहरते थे। अतुल जी भी दोस्तों के साथ पंचायत घर के उसी कमरे में ठहरे थे। अगले दिन सुबह उठकर हल्के उजाले में अतुल जी पंचायत घर के बरामदे में बैठे कुल्ला दातून कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सिर पर पानी का घड़ा रखकर ले जाती एक औरत पर पड़ी। उनके मन में तुरंत एक सवाल उठा, लगता है इस औरत को पहले कहीं देखा है। उन्होंने उसे दोबारा देखने के लिए नज़र उठाई तो वह दूर निकल गई थी। अभी वो फिर पानी भरने आएगी तो उसे पहचान लूँगा, यही सोचकर अतुल जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह औरत घड़ा लेकर फिर पानी के लिए आई तो अतुल जी ने उसे पहचान लिया। उसे पहचान कर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने खुद से ही कहा, अरे यह तो मनोज की पत्नी लक्ष्मी है। पर लक्ष्मी यहाँ कैसे आएगी? वह तो मर चुकी है। मोहन ने उसकी हत्या की बात खुद स्वीकार की है। उसकी लाश भी बगल के गांव के कुएं से बरामद हुई थी। वह सोच में पड़ गया कि कहीं वह जागते में सपना तो नहीं देख रहा है। उसके मन में भूकंप सा आ गया। शंका कुशंका के बादल उसके मन में घुमड़ने लगे। चित्रकूट के दर्शन करके वह गांव लौटे तो उन्होंने यह बात अपने छोटे भाई किशन को बताई तो किशन ने अपने दोस्त सचिन को। वे दोनों भी यह जानकर हैरान थे कि अगर लक्ष्मी जीवित है तो फिर वो लाश किसकी थी। यह एक बड़ा सवाल उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ था। वे दोनों अगले ही दिन उस गांव पहुंच गए जिस गांव में अतुल जी ने लक्ष्मी को देखने की बात बताई थी। उस गांव में जाकर सचिन और किशन ने सारी सच्चाई का पता लगा लिया। सहदेव काका और लक्ष्मी उस गांव में नाम बदलकर पति पत्नी बनकर रह रहे थे।
सहदेव ने पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाया था। लक्ष्मी की हत्या का कौतुक रचकर मोहन को तो फंसा ही दिया, साथ ही बड़ी होशियारी से पूरे गांव की सहानुभूति भी पाली थी। बेटी समान पुत्रवधू से अवैध संबंध बनाकर अधेड़ सहदेव सबसे अधिक होशियार निकला था। किशन और सचिन अगले दिन गांव लौट आए। गांव में किसी को कुछ बताए बगैर वे सीधे थाने पहुंचे और नए आए थाना प्रभारी हरदार सिंह से मिले। वे ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी थे। वे अपने कर्तव्य के प्रति काफ़ी सजग माने जाते थे। शिकायतकर्ता की बात ध्यान से सुनकर अपराधी को कानून का भान कराना उन्हें अच्छी तरह आता था। उन्होंने तुरंत दोनों से एक एप्लीकेशन लेकर सहदेव और लक्ष्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद अपनी एक टीम बनाई। फिर दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो बिना किसी हीला हवाले के दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने इस अपराध के पीछे की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सभी दंग रह गए। अवैध संबंध की इस कहानी ने रिश्तों को तो कलंकित किया ही, साथ ही एक निर्दोष और रिश्तों के प्रति समर्पित आदमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। सहदेव गांव का बहुत पुराना निवासी था। उसके पूर्वजों ने दूध बेचकर काफ़ी पैसा कमाया था। अपनी कमाई का सही उपयोग करते हुए उन्होंने गांव में काफ़ी ज़मीनें खरीद ली थी। उसकी कुछ ज़मीन GIDC में चली गई थी, जिसका उसे अच्छा खासा मुआवजा मिला था। मुआवजे की रकम से अपनी सड़क के किनारे वाली ज़मीन पर उसने दुकानें और कमरे बनवाकर किराए पर उठा दिए। इस तरह किराए के रूप में उसे एक मोटी रकम मिल रही थी। बाकी बची ज़मीन पर वह खेती करवाकर आराम की ज़िंदगी जी रहा था। उसका एक ही बेटा था, मनोज। अचानक 4 साल पहले सहदेव की पत्नी की मौत हो गई तो बाप बेटे ही बचे। सहदेव के घर रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की मौत के बाद उसने बेटे की शादी जल्दी ही कर डाली। पुत्र वधू के आने से दोनों को 2 जून की रोटी आराम से मिलने लगी। बाप बेटे की जिंदगी आराम से कट रही थी। मकानों और दुकानों का किराया तो आता ही था। खेती से भी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। मनोज की पत्नी लक्ष्मी भी उसके हर काम में उसके साथ रहकर उसकी मदद करती थी। मनोज का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। हालांकि मोहन उससे 2-3 साल बड़ा था, पर दोनों में खूब पटती थी। दोनों ही खेती या घर के कामों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। मोहन यारों का यार था, इसलिए उसके मनोज के अलावा भी दोस्त थे। उनमें किशन और सचिन खास दोस्त थे, जबकि मनोज की सिर्फ मोहन से ही दोस्ती थी। बाकी से उसकी हाय हलो भले ही हो जाती थी, पर साथ उठना बैठना कोई खास नहीं था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन अचानक मनोज को घास काटते समय जहरीले सांप ने काट लिया तो उसकी मौत हो गई। मनोज की मौत के बाद लक्ष्मी का तो संसार ही उजड़ गया था। सहदेव का भी बुढ़ापे का सहारा छिन गया। मनोज की मौत का उतना ही दुख मोहन को भी था जितना लक्ष्मी और सहदेव का था। इसलिए उसकी मौत के बाद भी मोहन का मनोज के घर उसी तरह आना जाना बना रहा। पहले जिस तरह वह हर काम में मनोज की मदद करता था, ठीक उसी तरह वो उसकी मौत के बाद लक्ष्मी की मदद करता रहा। चूँकि अब लक्ष्मी विधवा हो चुकी थी, दूसरे अभी वो जवान भी थी, इसलिए मोहन का उसके घर आना जाना, उसकी मदद करना लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। लक्ष्मी जवान भी थी और सुंदर भी, इसलिए गांव के हर लड़के की नज़र उस पर थी। सहदेव को पता था कि लक्ष्मी अभी जवान है, इसलिए कभी भी उसका पैर फिसल सकता है। लक्ष्मी अब करोड़ों की मालकिन भी थी, क्योंकि सहदेव काका की सारी संपत्ति अब उसकी ही थी। काका नहीं चाहते थे कि गांव का कोई शोहदा उसकी पुत्रवधू से संबंध बनाकर उसकी दौलत पर उसकी पुत्रवधू के साथ मौज करे। इसके लिए उसने बिना किसी शर्म संकोच के सीधे लक्ष्मी से बात की कि अगर वह उसकी बनकर रहेगी तो वह उसे रानी बनाकर रखेगा, उसकी सारी दौलत उसी की होगी। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। सहदेव के पास देह के साथ दौलत भी थी,
इसलिए लक्ष्मी ने हामी भर दी थी। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इसका परिणाम यह निकला कि लक्ष्मी गर्भवती हो गई। यह एक तरह का पाप ही था जो लक्ष्मी की कोख में आ गया था। अगर यह पाप उजागर होता तो सहदेव गांव में ही नहीं, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक न रहता। दोनों का जीना हराम हो जाता। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर कहीं ऐसी जगह जाकर रहने का निर्णय लिया जहां उन्हें कोई जानता ना हो। इसके लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसमें गांव का कोई आदमी उन पर शक ना करे, कभी कोई उनकी तलाश भी ना करे। इसके लिए लक्ष्मी ने दशहरे के दिन, जब गांव के लोग रामलीला मैदान में रामलीला देखने में मग्न थे, तभी लक्ष्मी ने गांव में कई दिनों से घूम रही एक पागल औरत की रात में सोते समय लोहे के भारी सरिये से सिर पर कई वार करके हत्या कर दी। चूंकि उनकी योजना में मोहन को फंसाना भी शामिल था, इसलिए लाश का चेहरा एक पत्थर से कुचलकर उसे मोहन के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर फेंक दिया। बगल के खेत में दोनों छिपकर मोहन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें मोहन की हर गतिविधि का पता था ही, इसलिए वे उसी हिसाब से अपना सारा काम कर रहे थे। आधी रात के बाद जब मोहन आया तो लाश देखकर वह दोस्तों को बुलाने उल्टे पैर भागा। उसी बीच लक्ष्मी और सहदेव ने लाश उठाई और बगल के गांव में ले जाकर गांव के बाहर स्थित कुएं में डाल दी। लक्ष्मी वहां से सीधे फाफा मऊ में जाकर वहां के एक धर्मशाला में ठहर गई। वह तब तक उस धर्मशाला में छिपी रही जब तक सहदेव ने उसके रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं कर दी। समय पर लक्ष्मी ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। सहदेव के पास पैसा था ही, उन्होंने खेती के लिए कुछ जमीन भी खरीद ली थी। दोनों आराम से रह रहे थे, पर उनका अपराध छिप नहीं सका और वे पकड़े गए। अपना कारनामा बताते हुए जहां लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी थी, वहीं सहदेव का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया था। सहदेव ने अपने अपराध को छिपाने का निशाना तो बहुत सही लगाया था, पर उसका निशाना चूक गया और वह जेल पहुंच गया। पूछताछ के बाद निर्दोष मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। मोहन जैसे ही जेल से बाहर आया, दौड़कर अपने दोनों दोस्तों के गले लग गया। वह अपने गांव में सिर उठाकर चलने योग्य हो गया था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।